हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती हो? मेरा दिन खराब हो जाता है। काली कलूटी गंवार कहीं की। शांति ने चाय देने आई भाभी रागिनी के हाथ में हाथ मारते हुए कहा, जिससे चाय का कप और ट्रे फर्श पर गिर गई। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली शांति को अपनी भाभी रागिनी के ऊपर चीखते हुए सुनकर उसकी माँ विभाजी अपने कमरे से बाहर आ गई, जहाँ सोफे पर शांति बैठी आराम से टीवी देख रही थी। क्या बदतमीजी है ये शांति, ये भाभी है तुम्हारी, ऐसे कैसे बात कर रही हो? ये गंवार मेरी भाभी तो कतई नहीं हो सकती मम्मी। मैं इसको भाभी नहीं मानती और न ही मानूंगी। एकदम काली है कि तवा भी शर्मा जाए। शांति के मुंह से यह सब सुनकर तिलमिलाती विभाजी ने शांति को जोरदार चटाक से तमाचा मारा कि शांति और भी गुस्से में भर आई। मम्मी, इस अनपढ़ गंवार के लिए आप मुझे मार रही हैं। आपको यह मासूम लगती है। आता जाता इससे कुछ है नहीं, और शादी के ख्वाब इसने दिल्ली के देख लिए। ये काबिल भी नहीं थी यहाँ के लिए। ये शुक्र मनाए कि आपने पसंद कर लिया, वरना इसको कोई घास भी न डालता। इसलिए औकात में रहे तो अच्छा है। इस बार शांति के शब्द सुनकर विभाजी से सहन न हुआ और उन्होंने शांति को एक और थप्पड़ रसीद कर दिया। पास में खड़ी बहू रागिनी रोकती रही, मगर शांति पर विभाजी का हाथ एक बार फिर उठ चुका था। मम्मी जी, प्लीज रहने दीजिए ना, ये तो नादान है अभी। रागिनी बचाव करते हुए बोल पड़ी थी। नादान नहीं है, अभी बोर्ड के एग्जाम देगी और तमीज धेले भर की भी नहीं है इसमें, और बातें करती है ये डॉक्टर बनने की। शांति, तुम जिसे अनपढ़ बोल रही हो, न संस्कार उसमें तुमसे ज्यादा है। हम ही तुम्हें कुछ न सिखा पाए, हमारी ढील हो गई जो यह लड़की हमारे सिर पर चढ़ बैठी है। देख लूंगी तुझे तो, काली कलूटी कहीं की। विभाजी की बातें सुनकर शांति गुस्से में उबल रही थी और रागिनी की तरफ आंखें ततेरते हुए धमकी देकर शांति अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी, जब रागिनी विशाल की पत्नी बनकर इस घर में आई थी, और आज ये नजारा था। बहू, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हमारे ही लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। विभाजी ने अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहा। नहीं मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। रागिनी एक सुलझी हुई लड़की थी, जिसने बात को इस वक्त आया गया कर दिया। लेकिन जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी। विभाजी तो ऐसी कुशल और समझदार बहू पाकर खुश थी, मगर कोई शांति के अलावा कोई और भी था जो खुश नहीं था। शाम के 8 बजने को आए थे और विशाल के आने का समय हो रहा था। रागिनी ने चाय चढ़ाई ही थी कि विशाल घर आ गया और ड्राइंग रूम में आकर उसने माँ को आवाज दी। लेकिन विभाजी ने रागिनी को आवाज दी, रागिनी जाओ तुम। विभाजी रागिनी को बाहर जाने के लिए कहा, मगर रागिनी शर्मा गई। मम्मी जी, पापा भी बाहर बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता, आप जाइए ना। रागिनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर विभाजी मुस्कुराते हुए खुद ही चली गई, जब रागिनी के बाहर न जाने का कारण कुछ और ही था। मम्मी, मैं नहाने जा रहा हूँ, चाय कमरे में ही पीऊंगा, वहीं भेज देना। विशाल ने माँ को देखते ही ऐसा आदेश दे दिया, जिसे सुनकर विभाजी ने आकर रागिनी को बोला। अब कमरे में रागिनी को चाय लेकर जाना था और उसका दिल धक धक कर रहा था। ये घबराहट थी या फिर कुछ और था, क्योंकि रागिनी सोच में पड़ गई थी। कुछ देर बाद रागिनी ने ट्रे में चाय नाश्ता सजाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। कांपते कदमों से उसने दरवाजा खोला। बेड के एक तरफ पड़े काउच पर विशाल को बैठा देखकर उसने चाय उसके आगे पड़ी टेबल पर रख दी और वापस जाने लगी। रुको! विशाल की आवाज से रागिनी कांप गई कि न जाने अब क्या होने वाला है। धीरे से रागिनी पीछे मुड़ी और नजर झुकाकर खड़ी हो गई।
आज क्या हुआ था? गुस्से भरी आवाज में विशाल ने कहा। कुछ नहीं, रागिनी बोलते हुए हकला गई थी। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि क्या हुआ था। तुम्हें क्या जरूरत थी शांति के पास जाने की? विशाल ने दबी लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहा, जिससे कि आवाज कमरे से बाहर न जाए। तभी अंदर बने स्टोर रूम से शांति बाहर निकल आई। भाई, यह झूठ बोल रही है। उस वक्त बहुत ज्यादा बोल रही थी। मम्मी से मेरी शिकायत करती है और खुद अच्छी बनी रहती है। सुन ले काली कलूटी, मैंने भाई को फोन पर सब बता दिया था। शांति ऐसा कहकर हाथ बांध कर खड़ी हो गई और रागिनी को घूरने लगी। वो मैं तो बस चाय देने आई थी। रागिनी के मुंह से मुश्किल से ही शब्द निकल रहे थे। क्या जरूरत थी? विशाल गुस्से में खड़ा हो गया था। माँ ने शांति को कभी भी गुस्से से नहीं देखा था और आज तुम्हारे कारण माँ ने शांति को थप्पड़ मारा। तुम्हारे ही कारण हुआ है। विशाल पूरी तरह से शांति के पक्ष में बोल रहा था और रागिनी अब चुपचाप खड़ी सुन रही थी। तुमने देखा है खुद को कभी? शीशा नहीं देखती क्या तुम? तुम्हें पता है न कि तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती है वो, फिर भी तुम इतरा कर उसके सामने पहुंच जाती हो। पसंद तो मुझे भी नहीं हो, मगर मेरी मजबूरी है। एक बात और कान खोल कर सुन लो, ये मेरी मजबूरी भी तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आएगी। एक दिन पीछा छुड़ा लूंगा तुमसे, अगर तुमने ज्यादा आगे बात बढ़ाने की कोशिश की तो। विशाल की धमकी से रागिनी सिहर गई। शादी के 3 महीने बाद ही ऐसे शब्द कौन सह पाएगा। इसलिए रागिनी आंखों में भरे आंसू लेकर जाने लगी तो पीछे से फिर विशाल की आवाज आई। और हाँ, एक बात और है, अगर माँ से कुछ भी कहा तो खैर नहीं तुम्हारी। अब जाकर थोड़े पकौड़े भी बनाकर ले आओ, शांति को खाने हैं। रागिनी सुनकर फिर से जाने के लिए मुड़ गई। अब रागिनी का दिल जोर जोर से रो रहा था। थैंक यू भैया, कहते हुए शांति अपने भाई विशाल से लिपट गई थी। यह भी रागिनी ने जाते जाते हुए सुन लिया था और अब खुद को बहुत पराया महसूस कर रही थी। इसको तो वो अपना घर समझती थी और सोचती थी कि एक दिन विशाल के दिल में भी अपने लिए प्यार जगा लेगी, मगर शायद शांति के रहते तो कुछ हो ही नहीं सकता था और इसी कारण अब उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूट रही थी। आज तो हद ही हो गई थी। रागिनी भारी मन से किचन में वापस आई और पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगी। अरे यह क्या कर रही हो बेटी रागिनी? किसके लिए इस वक्त पकौड़े बनाए जा रहे हैं? विभा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मम्मी जी, इनको थोड़ी भूख लगी थी और पकौड़े खाने का इनका मन भी हो रहा था तो सोचा कि बना दूं। रागिनी अपने मन का दुख और अपने आंसू छिपा गई थी और मुस्कुराकर सास को जवाब दे रही थी। अपने रिश्ते की सच्चाई उसने अभी तक किसी को न बताई थी। अपनी माँ से जो सीखा था उस पर ही चलने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी ही देर में रागिनी पकौड़े लेकर विशाल के कमरे में पहुंचा दिए और थोड़े ससुर जी को भी दिए तो वो बहुत खुश हुए। बहू हो तो ऐसी। विभा, तुमने रागिनी को घर में लाकर हमारा तो जीवन सुधार दिया, वरना यह नालायक तो जाने क्या ले आता। मगर यह अच्छाई विशाल को नजर नहीं आ रही थी। 2 रिश्ते अपने इस रंग की वजह से रागिनी ने खो दिए थे, जिसके लिए वो अफसोस भी करती थी। कालापन कम करने के लिए गूगल पर क्रीम सर्च करती रहती थी, जिससे इसके रिश्ते में प्यार आ जाए। रंग वर्ण का भेदभाव हमारे देश में बहुत किया जाता है। सबको बहू गोरी और सुंदर चाहिए। कितनी बार देखा गया है कि ऐसी ही बहुओं ने सास ससुर का कहीं का नहीं छोड़ा। विभा जी बहुत समझदार थीं और रागिनी को पसंद करके उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच का उदाहरण पेश किया था। उन्होंने रागिनी के गुण देखे थे और रंग को अनदेखा किया था, मगर विशाल के अरमानों पर पानी फिर चुका था। विवाह के समय भी उसे रागिनी नापसंद थी, मगर अपने आर्मी से रिटायर्ड पापा के आगे कुछ न बोल पाया था।
शांति का रवैया रागिनी के साथ दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, मगर रागिनी जाने कौन सा सब्र रखे हुए थी। एक दिन रागिनी ने शांति के छोटे कपड़ों को लेकर हल्के से कह दिया, यह ड्रेस कुछ ज्यादा छोटी नहीं है। रागिनी ने यूं ही कह दिया था। वो ये नहीं जानती थी कि शांति बात का बतंगा बना देगी। तुमसे किसने पूछा गंवार कहीं की, बड़ी आई बीच में बोलने वाली। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की हिम्मत भी मत करना। शांति ने उसे इस तरह धमकाया था कि वो भाभी नहीं, एक छोटी बच्ची है। रागिनी ने अपनी सास से कुछ नहीं कहा और चुप रह गई। शाम को विशाल के आने पर शांति ने शिकायत कर दी और विशाल ने रागिनी को खूब भला बुरा कहा। मैंने तो बस यूं ही, रागिनी ने बोलना चाहा तो विशाल ने एक थप्पड़ रागिनी के गाल पर रख दिया। कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रख, लेकिन नहीं, इस काली कलूटी को तो हर जगह अपनी नाक घुसानी है। इतना कहते कहते विशाल रागिनी का हाथ पकड़ा और गेट के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। खबरदार, जो अंदर आई तो अब कहीं भी मर, लेकिन यहाँ मत आना, विशाल ने कहकर दरवाजा बंद कर लिया था। आज ऐसा करने से विशाल को रोकने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मेजर साहब विभा जी के साथ किसी फंक्शन में गए हुए थे और तभी विशाल की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी। बाहर खड़ी रागिनी रोए जा रही थी। इतनी बेइज्जती कैसे सहती? उसका दिल बेतहाशा तो रो रहा था। धीरे धीरे रागिनी बाहर उठकर आगे बढ़ गई और रात के 12 बजे सुनसान सड़क पर अकेले जाने लगी। चलते चलते बस स्टॉप पर जाकर अपने घर की बस पकड़ ली। रात को आकर विभा जी ने भी रागिनी के बारे में न पूछा। उन्हें लगा कि सो गई होगी। अगले दिन जब उन्होंने रागिनी को आवाज लगाई तो विशाल ने कहा, वो नहीं है। नहीं है मतलब कहाँ गई? भैया ने उसे बाहर निकाल दिया। मम्मी, वो काली औरत भैया के लायक ही नहीं थी। शर्म आती थी उसके साथ। अच्छा है निकाल दिया। शांति बेशर्मी से बोली तो विभा जी अवाक खड़ी रह गई। विशाल, क्या बोल रही है ये? तुमने ऐसा क्या किया? विभा जी यकीन नहीं कर पा रही थी। हाँ मम्मी, लेकिन उसे वापस लाने की बात भी मुझसे मत करना और न ही आप उसको फोन करोगी। पीछा छुड़ाकर मैं खुश हूँ। विभा जी गुस्से में दंदनाती हुई मेजर साहब को सब कुछ बताने चली गई और उन्होंने आनन फानन में रागिनी के घर फोन किया तो पता चला कि रागिनी घर पहुंच चुकी थी। विशाल, यही सिखाया था हमने तुम्हें कि इतनी रात एक लड़की को घर से निकाल दो। सूरत तो देखी तुमने, उसकी दिल नहीं देखा। ऐसा नेक लड़की अब चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। पापा, आपने कभी मेरी पसंद पूछी ही नहीं। मुझे नहीं पसंद थी वो। दोस्तों से बताने में भी शर्म आती थी। कभी फोटो तक नहीं अपलोड किया उसका। अब आप मुझसे कुछ मत पूछिए। मेजर साहब दिल के मरीज थे और कुछ दिनों तक उनका बीपी लगातार बढ़ने रहने लगा। विभा जी उनका खूब ख्याल रख रही थी, मगर सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। रागिनी के घर पर अब कोई उनसे बात करने को तैयार न था। बस एक बार उसकी मां ने यह कहकर फोन काट दिया था कि जब आपका बेटा ही नहीं चाहता तो हम दोबारा बेटी को उसकी खरी खोटी सुनने नहीं भेज सकते। उसके बाद कभी किसी ने फोन नहीं उठाया। बेटे का घर उजड़ा था, ये कैसे एक बाप को सहन हो सकता था? विभा जी कुछ न कर पा रही थी। एक दिन मेजर साहब को हार्ट अटैक आया और वो हमेशा के लिए चले गए। विभा जी शांति और विशाल से कटी कटी सी रहने लगी, क्योंकि इसके जिम्मेदार वो इन दोनों के ही मानती थी। विभा जी के दिन मेजर साहब और रागिनी को याद करते हुए बीतते थे। शांति अपने जीवन में मस्त थी, जिसमें उसने अपने भाई को भी लगा लिया था। विभा जी ने उससे तो कुछ कहना सुनना ही छोड़ दिया था। 3 साल बीत चुके थे, मगर विभा जी अब मौन रहने लगी थी।
विशाल ने अपनी मां का मन बहलाने के लिए नैनीताल की 3 टिकट बुक कर ली। उसे लगा कि विभा जी कुछ घूमेंगे फिरेंगी तो उनका मन ठीक हो जाएगा। नैनीताल पहुंचकर विशाल ने मां और शांति को एक कमरा दिलाया और खुद अलग कमरे में रुक गया। अगले दिन तीनों लोग नैनीताल की कई जगह घूमने गए। शाम को अंत में वापस आते समय शांति को वहां का चर्च देखने का मन हुआ, जिससे सभी लोग वहां पहुंच गए। अच्छी खासी बर्फ पड़ी हुई थी, जिसमें शांति खूब खेल रही थी। अचानक खेलते खेलते शांति का पैर बर्फ में धंस गया। जितना निकालने की कोशिश करो उतना ही नीचे धंसता गया। किसी तरह से बर्फ को खोदकर उसे बाहर निकाला गया, मगर अब शांति चल नहीं पा रही थी और दर्द के मारे बेतहाशा चीख रही थी। शांति एक कदम भी नहीं रख पाई तो विशाल ने उसे गोद में उठाया और टैक्सी में डालकर होटल के कमरे में ले आया। जल्दी जल्दी उसने वापसी के लिए टिकट्स बुक कर ली, क्योंकि शायद शांति को अंदरूनी तौर पर ज्यादा ही चोट लगी थी। अगले दिन फ्लाइट से तीनों अपने शहर आ चुके थे। घर आकर सामान रखने के बाद सबसे पहले विशाल शांति को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उसे वहां जाकर पता चला कि डॉक्टर तो आज सरकारी छुट्टी पर है, तो उसने उस रिसेप्शन पर किसी और को आर्थो के डॉक्टर के बारे में पता किया। किसी दूसरे हॉस्पिटल का पता उसे दे दिया गया था, जहां हड्डियों के अच्छे डॉक्टर उपलब्ध थे। विशाल शांति को लेकर आधे घंटे में वहीं पहुंच गया और डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठ गया। अपनी बारी का इंतजार करता विशाल बार बार शांति का सिर भी प्यार से सहला रहा था। जब उसकी बारी आई तो विशाल अंदर पहुंचा और शांति को एक तरफ बैठाने लगा, मगर जैसे ही हाथ धोकर डॉक्टर उसकी तरफ मुड़ी तो वो देखता ही रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें फटी रह गई थी। सामने रागिनी डॉक्टर का ड्रेस पहने और गले में स्टेथोस्कोप डाले खड़ी थी। वो भी उतनी ही हैरान थी, मगर उसने अगले ही पल अपने भाव छिपा लिए और बोली, कहिए क्या हुआ? तुम डॉक्टर? विशाल ने उससे पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया और अपना सवाल दोहराया, क्या हुआ है इन्हें? विशाल ने शांति के नैनीताल में गिरने की जानकारी दी और रागिनी ने ट्रीटमेंट शुरू किया। पहले उसका एक्सरे करवाया और फिर बताया कि शांति को फ्रैक्चर हुआ है। रागिनी ने पर्चे पर दवाइयां लिख दी थी और शांति को प्लास्टर भी लगा दिया था। शांति रागिनी को इस रूप में देखकर नजरें नहीं मिला पा रही थी, जिसे उसने अनपढ़ गंवार कहा था। वो आज डॉक्टर बनकर सामने खड़ी थी। चलते चलते विशाल ने धीरे से कहा, मम्मी ठीक नहीं है, चाहो तो मिल लेना। इस पर रागिनी के चेहरे पर एक व्यंग सी मुस्कान आ गई, मगर उसने कुछ कहा नहीं और विभा जी से मिलने भी नहीं आई। कई दिन तक विशाल उसको फोन करने की सोचता रहा, लेकिन उसने अभी तक विभा जी को उसके डॉक्टर बनने की और इसी शहर में होने की जानकारी नहीं दी। देता भी किस मुंह से, खुद ही तो उसे घर से बाहर निकाला था। दिन रात अब विशाल की आंखों के सामने रागिनी का चेहरा आ रहा था। वो अब उससे बात करना चाहता था। कुछ दिन बाद विभा जी का पैर बाथरूम में फिसला और उनसे उठा न गया। अब विशाल को रागिनी के पास जाने का एक और मौका मिल गया था। फिर से उसे अपने सामने देखकर रागिनी चौंक गई, मगर जैसे ही उसने विभा जी को सामने देखा तो अपने जज्बातों पर काबू न रख पाई। उन्हें ऐसी हालत में देखकर उनके गले लग गई और खूब रोई। विभा जी भी उसे देखकर मुस्कुरा उठी और आंसू भी बहाए। आज बहुत दिन बाद वो ऐसी बोली थी। इसके बाद रागिनी ने उनका ट्रीटमेंट किया और विशाल के साथ घर भेज दिया। जाते जाते विभा जी ने उससे घर आने को कहा तो वो बस मुस्कुरा दी, मगर कुछ दिन बाद उनकी हालत का जायजा लेने अचानक घर पहुंच गई। उसे घर आया देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लंगड़ाते पैर से विभा जी किचन में चाय बनाने लगी थी।
मगर उसने वहां आकर उन्हें बैठाया और चाय खुद बनाई। विशाल सब कुछ देख रहा था और खुद को कोस रहा था कि उसने इसके गुण क्यों नहीं देखे, क्यों नहीं इसकी सीरत को देखा। इतनी गुणवान पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। विभा जी ने सोफे पर बैठे हुए रागिनी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा रागिनी वापस आ जा। रागिनी उनकी नम आंखें देखकर पिघल गई और उनके सीने से लग गई। उसने विशाल की तरफ देखा तो विशाल ने भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो रागिनी, मेरे किए गुनाहों का फल मुझे मिल गया है। मैंने पापा को खो दिया, लेकिन अब मम्मी को नहीं खोना चाहता। प्लीज तुम वापस आ जाओ। रागिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और माफ करने के अंदाज में सिर हिलाया। रोते रोते उसने वापस आने की स्वीकृति भी दे दी। इस प्रकार इस कहानी का सुखद अंत हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।